हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोलीय सममित विभव की, है ना, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, और उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, है ना। और ये तो मतलब एक सब हेडिंग था हमारा। हमें बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो है एकल इलेक्ट्रॉन के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण निकालना। उसके लिए हमें, क्योंकि उसमें ये यूज़ आएगा स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, तो हमने इसको कर लिया था। हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो पोटेंशियल केवल पोजीशन पर डिपेंड करे, पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड आर पर डिपेंड करे, वो आपका क्या कहलाता है, गोलीय सममित विभव। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल पोटेंशियल, यानी कि केंद्रीय विभव भी कहते हैं। ठीक है, बस हमने पोटेंशियल को आर की फॉर्म में शो कर दिया था। जो साई है हमारा वो भी साई आर का फंक्शन है, और इस तरीके से मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई थी किसी भी स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, यानी कि गोलीय सममित विभव के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमने देखा था कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन एटम आता है, और इसके अलावा कुछ आयन्स है, जैसे हीलियम प्लस आयन है, Li2+ आयन है, इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। फिर हमने कहा था कि अगर H एटम को हम एक ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ले रहे हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप। के Q1 में है आपका न्यूक्लियस का चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी कि चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -E है, नाभिक का आवेश जो है वो ZE है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, और H एटम के लिए हम Z=1 को प्लेस कर चुके थे। ठीक, इसके आगे की बात अपन करते हैं। यहाँ पे आप बता दीजिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्मॉल आर क्या है, किस किस के बीच की दूरी है, तो ये सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी है। वी आर क्या है, वी आर इज इक्वल टू स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, यानी कि गोलीय सममित विभव। ठीक है, और गोलीय सममित विभव मतलब जो थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो, जब ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो टोटल मास जो होता है ना, वो इनके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गति करता है। तो टोटल मास कह लो, या उसके लिए हमें निकालना पड़ता है ऐसे सिस्टम के लिए रिड्यूस्ड मास, अगर आपने नाम सुना हो तो, समानीत द्रव्यमान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का भी अपना मास है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है उसको निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, समानीत द्रव्यमान नाम लेते हैं। ठीक है, तो मास लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लिखेंगे फॉर दिस सिस्टम, for this system whole mass revolve around center of mass. For this we calculate reduced mass, we calculate reduced mass। ठीक है, होल मास, या फिर हमारे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके सापेक्ष, अराउंड या अबाउट सेंटर ऑफ मास मूव करता है, और इसके लिए हम क्या जो है कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूस्ड मास, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं समानीत द्रव्यमान। और समानीत द्रव्यमान कैसे निकालते हैं किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू m1m2/m1+m2। ये आपने पढ़ा भी होगा, आप समानीत द्रव्यमान फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी है, ये जहाँ तक आता है। ठीक है, तो म्यू से शो कर दो, या फिर आप इसको सिंपली स्मॉल m भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं अपन समानीत द्रव्यमान। टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, थ्री पार्टिकल के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समानीत द्रव्यमान, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्मॉल m, m1 कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, और m2 किसका मास है, न्यूक्लियस का मास, तो उसको मैंने कैपिटल N से शो कर दिया। नीचे क्या आ जाएगा, Me+Mn आ जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन है ना, और सिर्फ प्रोटॉन है, समझ में आ रही है, न्यूक्लियस के पास क्या है, आपके पास प्रोटॉन है। ठीक है,
क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता उसके पास। न्यूट्रॉन किसके पास होता है? ड्यूट्रॉन के पास। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है 1H। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पढ़े हमने आइसोटोप्स, 1H1 1H2 1H3। 1H1 तो सिंपली प्रोटॉन होता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक होता है 1H2 ड्यूटीरियम, जिसको हम ड्यूट्रॉन भी कहते हैं, जिससे अब भारी जल का निर्माण होता है। पता है, हमने पढ़ा है, हमने पिछले फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है हमने, हैवी वाटर, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी में काम में लिया जाता है, ठीक है। और 1H3 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ट्रिटियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 1H2 में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और 1H1 में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। समझ में आ गए? और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन है तो एक ही उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आप ये बताओ, न्यूक्लियस में आपका एक तरीके से यहाँ पे आप MP भी लिख सकते हो, यानी कि प्रोटॉन का मास, क्योंकि न्यूक्लियस में केवल कौन प्रेजेंट है? नाभिक में केवल कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? अब प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन होता है? दोनों में कौन कम कौन ज़्यादा होता है भाई? पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है। समझ में आ गई? यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ओनली प्रोटॉन इज प्रेजेंट, प्रोटॉन इज प्रेजेंट, पेपर में ही लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, देयरफॉर Mn इज इक्वल टू MP, और MP क्या होता है? Me का 1836 टाइम, ठीक है, इतना गुना होता है। तो M इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो Me MP अपॉन Me प्लस MP, ठीक है। यहाँ पे जो ज़्यादा है MP, उसको मैंने यूँ समझ लो नीचे से मैंने कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बच जाएगा? 1 प्लस Me अपॉन MP, MP से MP कैंसिल हो जाएगा। अब Me अपॉन MP जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा? वेरी वेरी 1 से छोटा मिलेगा ना, क्योंकि MP बहुत ज़्यादा है। MP देखो Me से, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर बहुत ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी तो बहुत ही छोटी मिलेगी, ठीक है, एक से छोटी मिलेगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं। तो मेरे को समानित द्रव्यमान स्मॉल m नियर अबाउट किसके मिलेगा? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मिलेगा। समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, जिसके अराउंड पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रिवॉल्व करेगा। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए अब हम क्या निकाल सकते हैं आराम से? श्रोडिंगर समीकरण हमें पता चल गया कि m जो है वो किसके बराबर आएगा? आपका नियर अबाउट Me के आएगा। समझ में आ गई? तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपका आता है, मतलब जब आप ये सारी वैल्यू रख के ऑथेंटिकली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू M इज़ नियर अबाउट Me आती है। और एक्चुअल वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो वो आती है M इज इक्वल टू 0.999 ऑफ Me। समझ में आ गए? लेकिन M की वैल्यू किसके नियर अबाउट आई है? Me के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ही कहो, सिस्टम भी कह दोगे कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? डेल्टा 2 साई r, है ना, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर E माइनस वी आर साई r इज इक्वल टू 0। ये मैंने कहाँ से लिखा? इस इक्वेशन को देखने में कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई देखो, हमने वो निकाली थी ना, ये देखो, सममित विभव के लिए, गोले सममित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण यही तो निकाली थी। इसमें आप वी आर को उधर ले जाओ, अरे भाई वी आर को उधर ले जाओ, सही है, और ये -2m अपॉन एच कट स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है, इधर आएगा तो फिर प्लस ही तो हो जाएगा ये E माइनस वी आर, और यही तो इक्वेशन मिलेगी। आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन, ऐसे लिखो, इक्वेशन तो मत डालो क्योंकि हमने इसमें अलग इक्वेशन नंबर डाली है ना, तो आप ऐसे लिखो यूजिंग सिमेट्रिक पोटेंशियल, सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकल सिमेट्रिक है ना, कौन सा? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, श्रोडिंगर इक्वेशन,
ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिक श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने यूज़ किया है और उससे लिखा है। आप चाहो तो ये पूरा कर लो यहाँ पर और फिर पूरा कर लो, 2-3 स्टेप और बढ़ा लो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आपको पता है ये तो 2-4 चीज़ें इधर उधर ले जाने में थोड़ा बहुत तो काम करो आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आई है, स्फेरिकल सिमेट्रिक के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, स्फेरिकल फॉर्म में निकालना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि हमने क्या हेडिंग डाली है, हमने डाली है गोलीय निर्देशांकों में। गोलीय निर्देशांकों में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसमें तो थीटा और फाई भी आता है। अभी तो सिर्फ ये इक्वेशन आर की फॉर्म में ही निकली है, थीटा और फाई की फॉर्म में नहीं निकली है अभी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू फाइंड श्रोडिंगर इक्वेशन इन spherical coordinate r theta phi, spherical coordinate r theta phi, we use the transformation equation of Cartesian into spherical। ठीक है, हमने पढ़ी हुई है ये, आपने जब सेकेंड ईयर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल सिमेट्री की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, आपको याद आ जाएगा। पूरा क्या था वहाँ पर, तो पूरा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है P जिसके कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z। ठीक है, ये मान लो x है, ये आपका सपोज करो y है और ये आपका z है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, उसको आप किससे दिखाओगे, r वेक्टर से शो करोगे। ये क्या है आपका, थीटा हो गया, r हो गया, थीटा हो गया। क्या क्या कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल में, r थीटा और फाई होते हैं। r हो गया, ये थीटा हो गया। फाई क्या होता है, फाई होता है इसका प्रोजेक्शन, होता है कि नहीं होता, इसका प्रोजेक्शन लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये लो, ये लो, इसका ये प्रोजेक्शन ले लिया मैंने। तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल होता है आपका फाई। समझ में आ गई, ये काम हमने किया हुआ है कहाँ पे, जब हमने सेकेंड ईयर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। फिर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, आपको याद होना चाहिए, एक्स वाई जेड कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स को हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या लिखा था। गोलीय निर्देशांकों और कार्तीय निर्देशांकों में क्या संबंध था, एक्स इज इक्वल टू था आर साइन थीटा कॉस फाई, है ना, वाई था आर साइन थीटा साइन फाई, और z क्या था, z था r cos थीटा। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z तो है कार्टेशियन में, और r थीटा फाई किस में है, स्फेरिकल यानी कि गोलीय निर्देशांकों में। और ये क्या है, ये है कार्तीय निर्देशांकों का गोलीय निर्देशांकों के साथ संबंध। ये हम कर चुके हैं पूरा सेकेंड ईयर में, कहाँ पे, मैथमेटिकल फिजिक्स में, फर्स्ट यूनिट में ही ये सब आता है। समझ में आ गई बात, तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गई। फिर आप ये बात, लाप्लास ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर इन कार्टेशियन, लाप्लास ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांकों में डेल्टा टू, ऐसे तो लिखते हो आप, डेल्टा टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू बाई डेल जेड स्क्वायर। समझ में आ गई, जैसे हमने कार्तीय निर्देशांकों को गोलीय निर्देशांकों में व्यक्त किया है, फिर इसी तरीके से लाप्लास जो कार्तीय निर्देशांकों में है उसको गोलीय में लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आप। इसको भी हमने यूज़ किया है मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स की फोर्थ यूनिट में मैंने आपको डेल्टा टू बता रखा था कि उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखा जाता है, सिलेंड्रिकल में भी पता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे, वी कैन convert delta 2 from Cartesian to spherical, from Cartesian to spherical। डेल्टा टू पता है, अब ये ना आपको याद ही रखना है डायरेक्ट, मतलब ये आपका निकालने का कहीं आता नहीं है, डेल्टा टू का ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा, और डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा टू बाई डेल फाई स्क्वायर। ये है आपका क्या,
डेल्टा टू यानी कि लाप्लास ऑपरेटर किसकी फॉर्म में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। समझ में आ गई। ये तो किस में पढ़ते हो आप, कार्टेशियन में पढ़ते हो, ये तो अच्छी तरीके से जानते हो। ये किस में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है, 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल बाई डेल आर प्लस r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और इस तरीके से आगे। समझ में आगे बात आपको। तो इसी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर साई, जो हमारा साई है, आर वेक्टर जो हमने शो किया है वो किस किस का फंक्शन है, आर, थीटा और फाई, क्योंकि हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में शो करना है, ठीक है। ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर। ऐसा करो, ये आप डालो इक्वेशन नंबर, कुछ डालना नहीं है ना, अब तो 2 डाल दिए है ना, 2 डाल दिए। उसके बाद आप इसको डालो 3, इसको डालो 4 और इसको डालो 5, 5 को रख दो, ठीक है। नहीं इसको 5, इसको 5 नहीं, इसको डालो 5 और इसको डालो 6। हम लिखेंगे 5 और 6 को किस में रख रही हूँ मैं, 4 में, 5 को और 6 को, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दोनों, इनको आप रख दो 4 में। तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इक्वेशन आ जाएगी। डेल्टा टू के लिए की जगह पर क्या रखना है, ये रखना है पूरा, यानी कि 1/r² डेल बाई डेल आर, ठीक है, r² डेल बाई डेल आर, ठीक है, फिर प्लस 1/r। ये याद हो जाएगा, 1-2 बार आप इसको देखोगे ध्यान से तो, और थोड़ा बहुत अंतर करते चलोगे कि फर्स्ट में सेकंड में क्या क्या लगा है, तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निकालने का तो कहीं भी नहीं आता, ठीक है, ऐसे ध्यान ही रखना पड़ता है इसको। तो आप इसके बारे में इसके चक्कर में मत पड़ो कि कहाँ से आता है ये, ठीक है। साई आर थीटा फाई, क्या करोगे आप, डेल्टा टू के साथ साई आर वेक्टर है, साई आर वेक्टर इज इक्वल टू साई आर थीटा फाई है, रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर साथ में क्या है आपका 2m/h² ई माइनस वी आर, और साथ में क्या है साई आर थीटा और फाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन, ये पूरी हो गई आपकी। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड आउट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो आपको ये सारा पूरा करना है। समझ में आ गए। थोड़ा सा आप ऐसे सेंट्रल पोटेंशियल के बारे में बता देना, केंद्रीय विभव के बारे में, उसके बाद आप ये सारा समानीत द्रव्यमान और ये है ना, और इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।